नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जो हमीरपुर की उस बेटी की है जिसने महज 1 तोला चिट्टा यानी हेरोइन के लिए अपने ही पिता की लाखों की कार बेच दी। यह खबर सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है, बल्कि समाज में फैलती नशे की लत का एक भयावह चेहरा है। फिर हम एक ऐसी कहानी पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो किसी रहस्यमय फिल्म से कम नहीं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नामपल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। क्रिकेट की एक छोटी सी गेंद, एक बंद पड़ा घर और रेत में दबा एक कंकाल। फिर हम बात करेंगे भोले की नगरी काशी की, जहां इन दिनों गंगा का जलस्तर डरा रहा है। वाराणसी में गंगा अपने रौद्र रूप में दिख रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार तक गलियों में करने पड़ रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। और फिर हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो सिर्फ सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम सब स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, लगातार मिल रही बम से उड़ाने की धमकियां यह बताती हैं कि देश में कुछ ताकतें शांति और सद्भाव को भंग करना चाहती हैं। और अब हम आज एक ऐसी खबर पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी घटना जो रिश्तों, विश्वास और नशे की भयानक गिरफ्त को उजागर करती है। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर की उस बेटी की जिसने महज 1 तोला चिट्टा यानी हेरोइन के लिए अपने ही पिता की लाखों की कार बेच दी है। यह खबर एक चोरी का मामला नहीं है बल्कि समाज में फैलती नशे की लत का एक भयावह चेहरा है। सोचिए, एक पिता की वो बेबसी जब उसे पता चले कि उसकी अपनी बेटी, जिसे उसने पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया है, वही बेटी नशे की खातिर उसके सपनों और मेहनत की कमाई की गई संपत्ति को चंद पलों में तबाह कर दिया है। हमीरपुर जिले से सामने आया यह मामला वाकई दिल दहला देने वाला है। कहानी शुरू होती है 28 जून को, जब हमीरपुर के सदर थाना में एक कार चोरी का मामला दर्ज होता है। शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि अपनी ही बेटी पर कार चोरी का आरोप लगाने वाले एक पिता थे। पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी नशे की आदी है और बिना बताए उनकी कार लेकर घर से भाग गई है। कुछ दिनों बाद वो हमीरपुर लौटी तो उसने कार के बारे में अनभिज्ञता जताई। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो कुछ ऐसा पता चला जो स्तब्ध कर देने वाला था। पूछताछ में आरोपी बेटी ने बताया कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस कार को पंजाब के जालंधर में बेच दिया था। लेकिन यहाँ सवाल यह था कि लाखों की कार आखिर क्यों बेची गई और कितने में बेची गई। जब पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर पड़ताल की तो नशे का काला सच सामने आया। पुलिस के अनुसार आरोपी बेटी और उसका दोस्त दोनों ने जालंधर जाकर लाखों रुपए की उस कार को महज 1 तोला चिट्टा यानी हेरोइन के बदले में बेच दिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 तोला चिट्टा। ये चौंकाने वाला तथ्य है कि एक युवा महिला, एक माँ, नशे की ऐसी आदी हो चुकी थी कि उसने अपने पिता की लाखों की संपत्ति को चंद ग्राम ड्रग्स के लिए लुटा दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी बेटी के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। जिस व्यक्ति को जालंधर में कार बेची गई थी उसे भी मैक्लोडगंज से गाड़ी सहित पकड़ा गया था। हालांकि गाड़ी बरामद होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने पुष्टि की है कि चोरी की गई कार बरामद कर ली गई है। यह मामला केवल एक चोरी का नहीं है बल्कि नशे की उस गहरी जड़ का प्रतिबिंब है जिसने हमारे समाज को जकड़ रखा है। आरोपी बेटी ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई है और उसका दोस्त भी, जो कि यह साफ दर्शाता है कि वो दोनों नशे के दलदल में गहराई तक धंसे हुए हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पीड़ा में है वो है पिता। उन्होंने शिकायत में खुद बताया था कि उनकी बेटी नशे की आदी है। कुछ साल पहले शिमला में शादी होने और एक 4 साल के बेटे के जन्म के बाद भी वो अपने पिता के घर हमीरपुर में ही रह रही थी। उसकी नशे की लत इतनी पुरानी है कि नादौन पुलिस ने भी उसे पहले चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था
और वो केस भी कोर्ट में विचाराधीन है। पिता अपने 4 साल के मासूम नाती की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन बेटी की यह लत उन्हें भी लाचार बना चुकी है। उनकी परेशानी का आलम यह था कि बेटी को जमानत मिलने के बाद वो उसे घर लाने से भी इनकार कर रहे थे। हालांकि बाद में वो मान गए, लेकिन घर आने के कुछ ही दिनों बाद बेटी एक बार फिर फरार हो गई। पुलिस फिलहाल आरोपी युवती के लापता होने की जानकारी पर भी गंभीरता से जांच कर रही है। यह घटना हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे की एक बानगी भर है। चिट्टा जैसे सिंथेटिक ड्रग्स ने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। यह घटना हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे की एक बानगी है। सिंथेटिक ड्रग्स ने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताते हैं, जैसे नशे की लत परिवारों को अंदर से खोखला कर रही है। माता पिता अपने बच्चों की वजह से बेबस हैं और बच्चे अपने भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। नशे की पूर्ति के लिए युवा चोरी, लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, जैसा कि इस मामले में साफ देखा गया है। ड्रग्स न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करते हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित होते हैं। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर सामाजिक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है, जैसे कठोर कानूनी कार्रवाई, पुलिस और प्रशासन को नशे के सौदागरों पर नकेल कसने और ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए और अधिक सख्ती दिखानी होगी। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण स्तर पर युवाओं और उनके परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। पर्याप्त संख्या में नशा मुक्ति केंद्र उपलब्ध होने चाहिए और वहां गुणवत्तापूर्ण इलाज और पुनर्वास की सुविधा होनी चाहिए। नशे से जूझ रहे व्यक्तियों को परिवार और समाज से सहयोग मिलना चाहिए, ताकि वे इस दलदल से बाहर निकल सकें। उन्हें अपराधी समझने के बजाय मरीज समझा जाए। युवाओं को सही दिशा देने और उन्हें नशे से दूर करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना भी महत्वपूर्ण है। हमीरपुर की यह घटना एक वेकअप कॉल है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज की समस्या है। जब एक बेटी अपने पिता की कार महज 1 तोला चिट्टा के लिए बेच देती है, तो यह दर्शाता है कि नशे ने कैसे हमारी नैतिक और सामाजिक संरचना को ध्वस्त कर दिया है। हमें इस नशे के खिलाफ सामूहिक रूप से खड़ा होना होगा। सरकार, पुलिस, सामाजिक संगठन, परिवार और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तभी हम अपने भविष्य को, अपने बच्चों को इस काले साए से बचा पाएंगे। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आशा करते हैं कि आरोपी युवती जल्द मिले और उसे उचित इलाज और मार्गदर्शन मिले, ताकि वो एक सामान्य जीवन जी सके। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि इस घटना से सबक लेकर समाज नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करेगा। अब आप सोचिए, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी गेंद एक बंद घर में चली जाए और जब आप उसे ढूंढने अंदर जाएं, तो आपको वहां एक मानव कंकाल मिले। क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? कुछ ऐसा ही हुआ हैदराबाद में, जिसने न केवल खेलने वाले युवक को चौंकाया, बल्कि अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। यह हैरान कर देने वाली घटना हैदराबाद के नामपल्ली इलाके की है। कुछ स्थानीय युवक पास के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। एक जोरदार शॉट लगा और गेंद उछलकर पास के एक ऐसे घर में चली गई जो पिछले करीब 7 से 10 सालों से बंद पड़ा था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप गेंद ढूंढने जाएंगे। बिल्कुल यही उस युवक ने भी किया। वह बंद घर में दाखिल हुआ और गेंद की तलाश में घूमते घूमते किचन तक पहुंच गया और वहीं उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि किचन के फर्श पर रेत में दबा हुआ एक मानव कंकाल पड़ा था। पास में कुछ बर्तन भी बिखरे हुए थे। युवक ने तुरंत अपने फोन से उस कंकाल का वीडियो बनाया
और यह वीडियो जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और फिर शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने परत दर परत कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सूचना मिलते ही हबीबनगर पुलिस की टीम दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त चंद्र मोहन और एसीपी किशन कुमार के साथ मौके पर पहुंची। घर की गहन जांच शुरू हुई। शुरुआती तौर पर यह घर लावारिस लग रहा था क्योंकि यह सालों से बंद पड़ा था। जांच के दौरान पुलिस को कुछ बेहद महत्वपूर्ण सुराग मिले। पता चला कि यह घर किसी अमीर खान या मुनीर खान नाम के शख्स का था। पुलिस के अनुसार इस शख्स के 10 बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा इस घर में रहता था, जबकि बाकी बच्चे विदेश या शहर के बाहर रहते हैं। उम्र का अनुमान क्या हो सकता है, इस पर एसीपी किशन कुमार ने बताया कि कंकाल को देखकर पहले यह अंदाजा लगाया गया कि मरने वाले की उम्र 50 साल के करीब रही होगी। शुरुआती जांच में किसी भी तरह के संघर्ष या खून के निशान नहीं मिले, जिससे पुलिस को लगा कि मौत स्वाभाविक हो सकती है। हड्डियां भी पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिससे यह भी पता चलता है कि मौत कुछ साल पहले हुई होगी। मानसिक स्थिति कैसी होगी, इस पर पुलिस ने यह भी आशंका जताई है कि मरने वाला शख्स अकेला या शायद मानसिक रूप से परेशान भी रहा होगा। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस को घर के अंदर से एक पुराना नोकिया का फोन मिला। पुलिस ने उसे रिपेयर करवाकर जब उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की तो जो सामने आया वो और भी हैरान करने वाला था। फोन में 2015 में की गई 84 मिस्ड कॉल थी, जिसका जवाब आमिर खान ने नहीं दिया था। इन मिस्ड कॉल ने इस रहस्य पर से पर्दा हटा दिया कि यह कंकाल आमिर खान का ही है और उनकी मौत 2015 में ही हो चुकी थी। यानी कि यह शख्स लगभग 10 साल से इसी घर में कंकाल बनकर पड़ा था और किसी को भनक तक नहीं लगी। एसीपी किशन कुमार ने बताया कि आमिर खान के तकिए के नीचे से पुराने नोट भी मिले, जो नोटबंदी के बाद बेकार हो चुके हैं। यह भी एक सबूत था उनकी मौत नोटबंदी से पहले यानी 2015 में हुई थी। आमिर खान के छोटे भाई सादाब ने कंकाल के अवशेषों पर मिली एक अंगूठी और शॉर्ट से पहचान की है। सादाब ही घर के आसपास की दुकानों से किराया वसूलता था, लेकिन अपने भाई की सुध नहीं ली। आमिर खान के 10 बच्चे होने के बावजूद कोई भी उनसे मिलने या उनकी खैर खबर लेने नहीं आया। सब बाहर रहते थे और किसी ने भी अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। यह मामला न सिर्फ मौत के रहस्य को उजागर करता है, बल्कि रिश्तों में आती उस दूरी और बेरुखी को भी दिखाता है, जहां बच्चे अपने माता पिता के प्रति इतने लापरवाह हो जाते हैं कि उनकी मौत के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता। 10 साल तक एक शख्स का कंकाल घर में पड़ा रहना और किसी रिश्तेदार का उसकी तलाश ना करना, यह एक गंभीर सामाजिक सवाल खड़ा करता है। पुलिस ने घटनास्थल से कंकाल और अन्य नमूने एकत्र किए हैं। फोरेंसिक टीम अब इस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारणों और अन्य रहस्यों का पता चल सके। फिलहाल कंकाल को अस्पताल की मॉर्चरी में रखाया गया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। हालांकि हत्या के एंगल से भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक शरीर पर संघर्ष या खून के कोई निशान नहीं मिले। यह घटना हमें आत्मचिंतन करने पर मजबूर करती है कि कहीं हम सब अपने जीवन में इतने व्यस्त तो नहीं हो गए हैं कि अपनों की सुध लेना ही भूल गए हों। क्रिकेट की एक बॉल ने एक ऐसा राज खोला है जो सिर्फ कंकाल का ही नहीं, हमारी सामाजिक बनावट में आती दरारों का भी राज है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस रहस्य पर से पूरी तरह पर्दा उठ जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने रिश्तों को संभालना होगा और अपने आसपास के लोगों, विशेषकर बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। और अब बात करते हैं वाराणसी की, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। अपनी आध्यात्मिक विरासत, प्राचीन घाटों और गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन इन दिनों यहाँ का नजारा कुछ और ही है।
पिछले कुछ दिनों से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब शहर के हर कोने में दिखने लगा है। सभी 84 घाट डूबे हुए हैं। वाराणसी के सभी 84 ऐतिहासिक घाट पूरी तरह से गंगा के पानी में डूब चुके हैं। सीढ़ियां, चबूतरे और किनारे की संरचनाएं अब पानी के नीचे हैं, जिससे उनका अस्तित्व मिट गया है। सबसे ऊंचे और हाल ही में निर्मित नमो घाट तक भी गंगा का पानी पहुंच गया है। नमो घाट पर बने नमस्ते के विशाल स्ट्रक्चर तक पानी पहुंचना खतरे का संकेत है। प्रशासन ने यहां नीचे जाने और सेल्फी लेने पर भी रोक लगा दी है। सुरक्षाकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर गंगा में नावों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे न केवल स्थानीय नाविकों की आजीविका प्रभावित हुई है, बल्कि पर्यटकों के लिए गंगा दर्शन भी फिलहाल रुक गया है। यह सिर्फ घाटों के डूबने की बात नहीं है, बल्कि यह काशी की उस पहचान पर भी असर डालती है जिसके लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। गंगा के किनारे होने वाली रौनक अब शांत हो चुकी है। गंगा के बढ़ते जलस्तर ने काशी की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को भी प्रभावित किया है। सबसे बड़ा असर शवदाह स्थलों पर पड़ा है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र जैसे प्रमुख शमशान घाट पानी में डूब गए हैं। इसके कारण अब शवदाह गलियों में ही और ऊंची जगहों पर किया जा रहा है। शवों को गलियों तक ले जाने में शव यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सीमित जगहों पर चिताएं लगी हुई हैं। गंगा किनारे के डाब क्षेत्रों में होने वाली खेती भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे किसानों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह गंगा का जलस्तर 68.42 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। यह चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर से लगभग 1.25 मीटर और खतरे के निशान से लगभग 1.25 मीटर नीचे है। हालांकि पानी की रफ्तार 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है और बीते 24 घंटे में यह 70 सेंटीमीटर बढ़ा है। यह आंकड़ा चिंताजनक है और अगर रफ्तार इसी तरह बनी रही तो खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद कर दी गई हैं। जल पुलिस, एनडीआरएफ और फ्लड कंपनी पूरी तरह से सतर्क है। घाटों पर बनी सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वाराणसी आने वाले सैलानियों को घाटों की सैर और नावों का आनंद नहीं मिल पाएगा। हालांकि अधिकतर लोग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्थिति सामान्य होने पर दोबारा आने की बात कह रहे हैं। राजघाट पुल, जिसे मालवीय ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर रेलगाड़ियां धीमी रफ्तार से चलाई जा रही हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रशासन की यह तत्परता सराहनीय है, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए यह समझना बेहद जरूरी है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। वाराणसी में गंगा का यह बढ़ा हुआ जलस्तर एक बार फिर हमें प्रकृति की शक्ति और उसकी अप्रत्याशितता की याद दिलाता है। यह स्थानीय प्रशासन, सरकार और आम जनता के लिए एक बड़ी चुनौती है। काशी की यह स्थिति, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। गंगा का बढ़ता जलस्तर न केवल वाराणसी बल्कि उन सभी शहरों और गांवों के लिए एक चेतावनी है जो गंगा या उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हैं। हमें यह याद रखना होगा कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं और उससे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीमें और आम जनता के बीच बेहतर समन्वय ही ऐसी स्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि गंगा का जलस्तर जल्द ही सामान्य होगा और काशी एक बार फिर अपनी पुरानी रौनक में लौट आएगी। लेकिन तब तक सतर्कता और सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। और अब बात करते हैं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, जिसे हम सब स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी को एक ईमेल के जरिए स्वर्ण मंदिर में विस्फोटक रखने की धमकी मिली,
यह कोई पहली बार नहीं था, बल्कि यह इस तरह की दूसरी धमकी है। ईमेल में साफ तौर पर लिखा गया है कि सच्चखंड श्री हरमंदिर साहिब में आरडीएक्स जैसे शक्तिशाली विस्फोटक रखने की साजिश रची जा रही है। सोमवार रात को मिले एक और ईमेल में विशेष रूप से दरबार साहिब के लंगर हॉल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लंगर हॉल, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं, उसे निशाना बनाने की धमकी बेहद गंभीर है। यह धमकियां किसी शरारत से कहीं ज्यादा गंभीर लगती हैं। आरडीएक्स का नाम और सीधे तौर पर लंगर हॉल को निशाना बनाने की बात यह दर्शाती है कि इसके पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा हो सकता है। इन गंभीर धमकियों के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने तुरंत कार्रवाई की बात कही है। एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। एसजीपीसी ने पंजाब सरकार से इस पूरे मामले की गहराई से और तत्काल जांच करने का आग्रह किया है। पत्र में यह भी मांग की गई है कि गुरुद्वारे की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए, ताकि ऐसी किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। हरजिंदर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस धमकी को हल्के में नहीं ले सकते। हमने पुलिस को सूचना दे दी है और जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी एसजीपीसी को इसी तरह की धमकी ईमेल के जरिए मिल चुकी है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। बार बार मिल रही इन धमकियों के कारण प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वर्ण मंदिर सिर्फ सिख धर्म का एक पवित्र स्थल ही नहीं, बल्कि यह अपनी भव्य वास्तुकला, शांति और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में इसकी सुरक्षा, जो वैसे भी एक चुनौती रही है, इन धमकियों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस तरह की धमकियां न केवल लोगों में डर पैदा करती हैं, बल्कि उन शक्तियों के इरादों को भी उजागर करती हैं जो देश के धार्मिक सद्भाव और शांति को बिगाड़ना चाहती हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे अमृतसर का मंदिर भी कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न धर्मों के लोग शांति और भक्ति के लिए आते हैं। इसकी सुरक्षा हर कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन धमकियों के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है। क्या यह किसी आतंकवादी संगठन या उसके स्लीपर सेल की साजिश है जो पंजाब में अशांति फैलाना चाहते हैं? पंजाब हमेशा से ही सीमावर्ती राज्य होने के कारण संवेदनशील रहा है। क्या यह ऐसे कट्टरपंथी तत्वों का काम है जो धार्मिक भावनाएं भड़काकर समाज को बांटना चाहते हैं? हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन क्या यह किसी शरारती तत्व या साइबर अपराधी का काम हो सकता है जो डर पैदा करना चाहता हो? लेकिन आरडीएक्स का जिक्र इसे गंभीर बनाता है। कोई विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। यह केवल इन धमकियों की जड़ तक पहुंचने की नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को होने से रोके। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और साइबर स्पेस में निगरानी बढ़ाना बेहद जरूरी है। स्वर्ण मंदिर एक ऐसा स्थान है जो करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसकी सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यह केवल एक धार्मिक स्थल की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की शांति, सहिष्णुता और एकता का भी प्रतीक है। इन धमकियों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा, और वह तभी संभव है जब हम सब मिलकर, सतर्क रहकर और एकजुट होकर इन ताकतों का मुकाबला करें। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। उम्मीद है कि जल्द ही इन धमकियों के पीछे के चेहरों का खुलासा होगा और स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा पहले से भी मजबूत होगी। और अंत में आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, छोटा सा बदलाव ही जिंदगी की एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। नमस्कार।